हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और महत्व। आप बीए सेकंड सेम के स्टूडेंट हैं। इसमें जो आपका सिलेबस है ये मनोविज्ञान से रिलेटेड है। इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बाल विकास, किशोरावस्था और विभिन्न मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। आप इन सबको तभी समझ सकते हैं जबकि आप ये समझें कि मनोविज्ञान क्या है और शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। जब आप मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में समझ पाएंगे तभी आपको आपके सिलेबस में दिए गए ये सारे टॉपिक ठीक से समझ में आएंगे। इसलिए हम आज जो अध्ययन करेंगे वो मनोविज्ञान से स्टार्ट करते हैं कि मनोविज्ञान क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके क्षेत्र क्या है और इसका महत्व क्या है। फिर शिक्षा और मनोविज्ञान में आपस में क्या संबंध है, मनोविज्ञान और शिक्षा किस तरह से एक दूसरे से संबंधित हैं या रिलेटेड हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मनोविज्ञान का विशेष महत्व है। बौद्धिक, शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक दृष्टि से मानव के द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं उन समस्त कार्यों को मनोविज्ञान की शब्दावली में मानव व्यवहार के नाम से जाना जाता है। मानव व्यवहार का यह जो क्रिया है वह किसी भी व्यक्ति के समुचित विकास एवं समाज के सतत एवं सर्वोत्कृष्ट प्रकृति का मुख्य आधार होता है। सामाजिक विज्ञानों की श्रृंखला में मनोविज्ञान ही एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति में निहित विचारों, भावनाओं, रुचियों, अभिरुचियों आदि के संबंध में समस्त या समुचित जानकारी प्रदान करके उसके व्यवहार परिवर्तन में सहायक सिद्ध होता है। अब हम ये जानेंगे कि जो मनोविज्ञान है उसका जो इतिहास है वो क्या था। 20वीं शताब्दी में भारत में पाश्चात्य मनोविज्ञान के अध्ययन की शुरुआत हुई। 1916 में डॉक्टर N. सेन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। इसके बाद दूसरी प्रयोगशाला मैसूर विश्वविद्यालय में डॉक्टर A.V. कुप्पुस्वामी ने स्थापित की। हमारे देश की भांति पाश्चात्य देशों में भी मनोवैज्ञानिक तथ्यों की खोज सर्वप्रथम दार्शनिकों ने शुरू की थी। यूनानी दार्शनिक प्लेटो इस प्रकार के चिंतन के जनक माने जाते हैं और उनके इस तरह के चिंतन को आगे बढ़ाया उनके शिष्य अरस्तु ने। यानी प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने प्लेटो के बाद इस प्रकार के चिंतन को आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि आत्मा प्राणी का मुख्य तत्व है। जो प्राणी है उसका जो मुख्य तत्व है वो आत्मा है और यह उसकी समस्त क्रियाओं का आधार है। इस प्रकार के चिंतन को तब आत्मा के विज्ञान की संज्ञा दी गई, क्योंकि जो मनोविज्ञान से संबंधित चिंतन था उसको आत्मा के विज्ञान की संज्ञा दी गई, यानी साइंस ऑफ सोल। ये है 16वीं शताब्दी की बात। 16वीं शताब्दी के अंत तक यह आत्मा के विज्ञान के नाम से जाना जाता था। 19वीं शताब्दी में कुछ चिंतकों ने इस पर और बात की, लेकिन उससे पहले जो 17वीं शताब्दी में कुछ लोग
कुछ चिंतक थे या कुछ फिलोसफर थे जिन्होंने की मनुष्य की या प्राणी की समस्त क्रियाओं का आधार उसके मन को बताया। यानी जो मनुष्य या प्राणी का मन है वह उसकी समस्त क्रियाओं का आधार है। तो इसको कहा गया कि ये एक मन का विज्ञान है। मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के नाम से इन्होंने संबोधित किया। लेकिन कुछ समय तक यह परिभाषा रही, लेकिन उसके बाद इसको तर्क संगत नहीं माना गया, क्योंकि जब भी हम किसी की परिभाषा देते हैं, कोई नाम देते हैं, तो वह प्रमाणिक होनी चाहिए और तर्क संगत होनी चाहिए। इसलिए ये तर्क संगत नहीं थी, इसके बारे में सही लॉजिक नहीं दे पाए, इसलिए इसको नहीं माना गया। अब आते हैं हम 19वीं शताब्दी में। इसमें जो कुछ फिलोसफर थे उन्होंने मनुष्य की समस्त क्रियाओं का आधार उसकी चेतना को बताया। चेतना यानी कॉन्शियस। इसमें अमेरिका के विलियम जेम्स और जर्मनी के विलियम वुंड मुख्य थे, इसलिए इसे साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस माना जाने लगा। उन्होंने इसको साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस का नाम दिया। विलियम जेम्स संसार के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन से अलग कर एक स्वतंत्र अनुशासन का रूप दिया। जो मनोविज्ञान था पहले वो दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही माना जाता था, उसी के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता था। लेकिन जो विलियम जेम्स हुए हैं उन्होंने इसको अलग अनुशासन का रूप दिया, यानी उन्होंने दर्शन से अलग कर इसको एक स्वतंत्र अनुशासन का रूप दिया। और वुंड संसार के पहले मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की, यानी मनोविज्ञान में परीक्षण को शुरू जो किया, उन परीक्षणों के लिए उन्होंने मनोविज्ञान की एक प्रयोगशाला स्थापित की। ये पहले मनोवैज्ञानिक थे। कौन? वुंड पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने की मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की और प्रायोगिक मनोविज्ञान की शुरुआत की, यानी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की शुरुआत की। पाश्चात्य जगत में विलियम जेम्स वर्तमान मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। जो पाश्चात्य जगत है उसमें विलियम जेम्स मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही इसे दर्शन से अलग किया था। और इनकी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी मनोविज्ञान की सर्वप्रथम पुस्तक मानी जाती है। इसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, जो कि विलियम जेम्स द्वारा लिखी गई थी। यह मनोविज्ञान की सर्वप्रथम पुस्तक थी। कुछ समय बाद फ्राइड और जूंग ने इसे चेतन एवं अर्धचेतन मन का विज्ञान बताया, यानी साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस। लेकिन यह परिभाषा भी सही साबित नहीं हुई, यह नाम भी बहुत दिन तक नहीं चला। इसके बाद 20वीं शताब्दी में वॉटसन, इनका पूरा नाम था जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन ने इसे व्यवहार के विज्ञान की संज्ञा दी, यानी साइंस ऑफ बिहेवियर। जो मनोविज्ञान है उसको व्यवहार के विज्ञान के नाम से संबोधित किया और यही परिभाषा आगे चल कर के सही सिद्ध हुई, या ये नाम तर्क संगत माना गया। इन्होंने जो आगे कॉल्सेनिक मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने एक परिभाषा दी। उनके शब्दों में मानव व्यवहार का विज्ञान है। कॉल्सेनिक ने ये मानव
व्यवहार का नाम दिया वॉटसन ने और मानव व्यवहार की एक परिभाषा दी कॉलसनिक ने। कॉलसनिक के शब्दों में साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। फिर वुडवर्थ हुए हैं, वुडवर्थ ने भी एक परिभाषा दी। मनोविज्ञान व्यक्ति की क्रियाओं का उसके पर्यावरण के संदर्भ में वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी मनोविज्ञान व्यक्ति के जो पर्यावरण होता है उसके संदर्भ में मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। अब हम ये जानेंगे कि इसे व्यवहार का विज्ञान क्यों कहा जाता है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें व्यवहार और विज्ञान इन दोनों का अर्थ समझना होगा। व्यवहार से तात्पर्य है मनुष्य एवं पशु पक्षियों की उन शारीरिक एवं मानसिक क्रियाएं जो कि उन्हें प्रभावित करती हैं और जिनको हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनको देख और समझ सकते हैं। अब जो मनोविज्ञान है इसमें व्यवहार का विज्ञान इसे कहा गया, तो विज्ञान का अर्थ होता है किसी भी वस्तु का क्रमबद्ध अध्ययन या विचार का क्रमबद्ध अध्ययन। तो ये प्राणियों के व्यवहार का क्रमबद्ध अध्ययन है, इसलिए इसे व्यवहार का विज्ञान कहा गया। यह व्यवहार दो प्रकार का है, बाह्य और आंतरिक, यानी एक्सटर्नल और इनर बिहेवियर। इसमें जो अध्ययन किया जाता है उसमें मनुष्य भी आता है और पशु पक्षी भी आते हैं। इसमें इनके बाह्य व्यवहार का अध्ययन इस प्रकार से किया जाता है कि जो बाह्य चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, जैसे हंसना, रोना, चिल्लाना आदि, ये प्रत्यक्ष क्रियाएं हैं जो हमें दिखाई देती हैं। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, मानसिक क्रियाएं या जो आंतरिक क्रियाएं हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन मनोविज्ञान इन्हें प्रयोग, परीक्षण एवं विभिन्न यंत्रों के द्वारा इनको नाप सकता है या इनका मापन कर सकता है। विभिन्न प्रयोग परीक्षण जिनको कि जैसे कि ब्लड प्रेशर है, भय है, चिंता है, इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के जो आंतरिक व्यक्ति की क्षमता हैं उनको नापा जा सकता है या परीक्षण के द्वारा इनको पता लगाया जा सकता है कि इनकी क्या स्थिति है। अतः मनोविज्ञान में मनुष्य एवं पशु पक्षियों के इन दोनों प्रकार के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में दोनों प्रकार के पशु पक्षियों का भी और मनुष्यों का भी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अभी हमने यह जाना कि मनोविज्ञान की वास्तविक परिभाषा क्या है और इसका क्या इतिहास रहा है। अब इसी टॉपिक में हम आगे अध्ययन करते हैं कि मनोविज्ञान की प्रकृति, नेचर और विशेषताएं क्या हैं, यानी व्हाट इज़ द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की विशेषताएं क्या हैं और इसकी प्रकृति क्या है। हम इसकी प्रकृति के विषय में बात करते हैं। जो इसकी प्रकृति के विषय में पहला जो पॉइंट है वो है मनोविज्ञान मनुष्य एवं पशु पक्षियों के व्यवहार का विज्ञान है। इसकी पहली जो प्रकृति है, पहला जो नेचर है कि ये मनुष्य और पशु पक्षियों दोनों के व्यवहार का अध्ययन करता है। फिर इसकी जो दूसरी प्रकृति है वह है कि यह मनुष्य और पशु पक्षियों के बाह्य एवं आंतरिक व्यवहार का अध्ययन करता है। बाह्य मतलब एक्सटर्नल और आंतरिक मतलब इनर बिहेवियर का अध्ययन ये करता है। तो दूसरी इसकी ये प्रकृति है। अब तीसरा जो इसमें पॉइंट आता है वो है इससे मनुष्य एवं पशु पक्षियों के व्यवहार के जन्मजात एवं पर्यावरणीय
दोनों प्रकार के कारक, प्रेरक एवं नियंत्रक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है मनोविज्ञान के द्वारा मनुष्य एवं पशु पक्षियों के व्यवहार को समझा जाता है और उसमें वांछित परिवर्तन किया जाता है। हमारे जो मनोविज्ञान है उसमें विभिन्न तरीके के परीक्षण हैं, प्रयोग हैं और यंत्र हैं जिनके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के बुद्धि को जान सकते हैं बुद्धि परीक्षण के द्वारा, और इंटेलिजेंसी टेस्ट जिसे कहते हैं। और इसी तरह से समायोजन परीक्षण भी है। समायोजन का अर्थ है एडजस्टमेंट टेस्ट, और इन टेस्टों के द्वारा हम व्यक्ति के सामंजस्य क्षमता और बुद्धि को जान सकते हैं, नाप सकते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे प्रयोग परीक्षण विभिन्न पशु पक्षियों पर भी मनोविज्ञान में किए गए हैं, जिसमें कि थॉर्नडाइक, स्किनर, कोल्हर आदि मनोवैज्ञानिकों का नाम बहुत, वॉटसन, इनका नाम बहुत अधिक प्रसिद्ध है। इनमें जो पशु पक्षियों पर प्रयोग किए गए हैं उनमें कुत्ता, बिल्ली, चूहे, चिंपांजी, कबूतर आदि प्रमुख थे। इन पर भी प्रयोग और परीक्षण किए गए जिससे कि इनके व्यवहार के बारे में पता लगाया गया और उसके बारे में फिर इन मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए। इसी तरह से मनोविज्ञान की जो प्रकृति है यह एक विधायक विज्ञान है। इसके द्वारा खोजे गए सिद्धांत एवं नियम वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक और प्रमाणिक होते हैं। ये जो विज्ञान है इसमें जितने भी सिद्धांत दिए जाते हैं या जो भी रिजल्ट निकलते हैं वो वैलिड होते हैं या प्रमाणिक होते हैं। अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र की, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी? साइकोलॉजी का स्कोप क्या है या क्षेत्र क्या है? इसका जो क्षेत्र है, जैसे कि अभी हमने इसकी प्रकृति जानी, अब क्षेत्र है, क्षेत्र किस क्षेत्र में ये कार्य करता है? मनोविज्ञान में मनुष्य एवं पशु पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इससे मनोविज्ञान की 2 शाखाओं का विकास हुआ। इसमें 2 ब्रांचेस बनी इसकी, जो पहले था मानव मनोविज्ञान, ह्यूमन साइकोलॉजी, और दूसरा था पशु मनोविज्ञान, एनिमल साइकोलॉजी। मनुष्य में भी 2 प्रकार के मनुष्य, सामान्य मनुष्य और असामान्य मनुष्यों में भी अलग अलग शाखाएं बनी, जिसको कि जनरल साइकोलॉजी और एबनॉर्मल साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसमें व्यक्ति के वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी, पर्यावरण, एनवायरनमेंट, बुद्धि, इंटेलिजेंसी और मानसिक क्रियाओं, संवेदना, सेंसेशन, प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन, कल्पना, इमेजिनेशन, चिंतन, थिंकिंग, तर्क, रीजनिंग, रुचि, इंटरेस्ट, अटेंशन, मेमोरी, फॉरगेटिंग यानी स्मृति और विस्मृति आदि का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार जो असामान्य मनोविज्ञान है उसमें मानसिक दृष्टि से पिछड़े हुए एवं कुसमायोजित मनुष्यों की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और उनके समाधान के उपाय खोजे जाते हैं। मनोविज्ञान ने इसे विभिन्न शाखाओं में विभाजित किया है।
जो मनोविज्ञान है उसने विभिन्न शाखाएं इसके लिए बनाई हैं, जैसे इन्फेंट साइकोलॉजी या शिशु मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी, किशोर मनोविज्ञान एडोलसेंट साइकोलॉजी, प्रौढ़ मनोविज्ञान एडल्ट साइकोलॉजी। इसी प्रकार सामाजिक मनोविज्ञान, राजनीतिक मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, चिकित्सा मनोविज्ञान यानी क्लिनिकल साइकोलॉजी, अपराध मनोविज्ञान यानी क्रिमिनल साइकोलॉजी, तुलनात्मक मनोविज्ञान कंपैरेटिव साइकोलॉजी, जिसमें कि मनुष्य और पशुओं के व्यवहार का अलग अलग से अध्ययन करके कंपैरिजन किया गया है। अब हम इसमें इसके जो साइकोलॉजी का महत्व है उसकी बात करते हैं। मनुष्य अब जो सबसे पहले इसकी का महत्व है वह है कि जिस व्यक्ति को साइकोलॉजी का ज्ञान होता है, मनोविज्ञान का ज्ञान होता है, वह अपने आप को समझने में सहायता कर सकता है। मेरी बुद्धि लब्धि कितनी है, मेरी मानसिक क्षमता क्या है, मेरे भाषा का विकास किस तरह से हुआ है, इन सब बातों को व्यक्ति अपने बारे में समझ सकता है। मेरी पर्सनैलिटी में क्या कमियां हैं, मेरी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, यानी मेरा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, इन सब बातों को व्यक्ति साइकोलॉजी के द्वारा समझ सकता है। इसके बाद इससे वह अपनी योग्यता, क्षमता और बुद्धि का पता लगा सकता है और अपनी शारीरिक एवं मानसिक योग्यताओं का भी पता लगा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मनुष्य को दूसरे को समझने में सहायक। जो मनोविज्ञान का ज्ञाता होगा, मनोविज्ञान के द्वारा वह दूसरे व्यक्ति के व्यवहार, योग्यता, क्षमता, बुद्धि आदि को समझ सकता है और उसे उचित दिशा निर्देशन दे सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा शिक्षा के क्षेत्र में सहायक। जो तीसरा जो इम्पोर्टेंस है हमारी वो है कि ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक सहायक है। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक सहायक है। शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या निर्माण यानी करिकुलम कंस्ट्रक्शंस, शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड, अनुशासन, डिसिप्लिन आदि से संबंधित समस्याओं का हल करने में यह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक लाभदायक है। इसी प्रकार से खेल कूद के क्षेत्र में सहायक। जो खेल कूद में जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनके व्यवहार को समझना, उनको इनकरेज करना और उनको दिशा निर्देश देना भी जो खेल कूद से संबंधित जो आयोजक होते हैं उनको इसकी जानकारी देकर वो अपने जो खिलाड़ी होते हैं उनको उचित दिशा प्रदान कर सकते हैं या उनका जो खेल है उसमें और अधिक इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका इम्पोर्टेंस आती है वो है सामाजिक क्षेत्र में सहायक। इसके द्वारा समाज के व्यक्तियों के व्यवहार को समझने एवं उन्हें सामाजिक सामंजस्य बनाने में मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षा निर्देश मिलता है। जो सामाजिक क्षेत्र है उनमें विभिन्न प्रकार के व्यक्ति समाज में रहते हैं और उनका व्यवहार समाज के प्रति कैसा होना चाहिए, उनका सामंजस्य कैसा होना चाहिए, इस बात पर भी जो सोशल इवेंट होते हैं उनमें भी साइकोलॉजी पूर्ण रूप से लाभदायक है। इसी प्रकार जो इसका आगे इम्पोर्टेंस है वो ये है कि राजनीतिक क्षेत्र में सहायक। मनोविज्ञान की यह शाखा राजनीतिक मनोविज्ञान सफल राजनीतिक नेतृत्व करने, समूह को अपने अनुकूल करने और उसकी क्रियाओं को नियंत्रित करने में बड़ी उपयोगी होती है। और आगे जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो है औद्योगिक क्षेत्र में। हम सब जानते हैं कि जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है या जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें बहुत सारे वर्कर काम करते हैं और एक ही तरह का काम करते करते वो उनके व्यवहार में भी
कभी कभी बहुत अधिक कुंठा, तनाव, चिंता, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर इसमें हम जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है इसकी मदद लेते हैं, इसकी हेल्प लेते हैं, तो इससे हम जितने भी वर्कर्स हैं उनके व्यवहार को समझकर उनको आगे अपने जीवन जीने के लिए इनकरेज कर सकते हैं, या वो अपने काम को कैसे और अच्छा बना सकते हैं उसके लिए उन्हें उत्साहित कर सकते हैं। इसी तरह से रक्षा के क्षेत्र में सहायक है। जो हमारी मिलिट्री है उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, वैसे उन्हें कैसे इनकरेज करना चाहिए, इसके लिए भी मनोविज्ञान काम आता है। और फिर इसका बहुत इम्पोर्टेंट जो एक क्षेत्र उपयोग है वो है अपराधियों को समझने में। जो भी क्रिमिनल होते हैं उनको समझने में मनोविज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है, या मनोविज्ञान की सहायता से हम क्रिमिनल साइकोलॉजी को समझ करके उनके जीवन को सही कर सकते हैं, उन्हें सही दिशा निर्देश दे सकते हैं। उनके अपराध ग्रंथियों का परीक्षणों के द्वारा प्राप्त पता लगा करके उन्हें अच्छे जीवन जीने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं। और फिर एक और महत्व है इसका मनोचिकित्सा में सहायक। कई समाज में कई मनोरोगी होते हैं जो मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं। उन्हें चिंता, भय, डिप्रेशन, इस तरह की जो उनकी अवस्थाएं हैं वो चरम सीमा पर पहुंच जाती हैं। तो हम अक्सर आपने सुना होगा कि इस व्यक्ति को साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। किसी को डिप्रेशन हो गया है, कोई अपना पढ़ाई ढंग से नहीं कर पा रहा है, कोई बहुत चिंता में रहता है, कोई लगातार किसी में नकारात्मक भावनाएं आ रही हैं, तो हम ये कहते हैं कि इसको साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। तो इसलिए जो मनोचिकित्सा है उसमें बहुत बड़ा जो रोल है वो इन लोगों को ठीक करने का है। जो भी इस तरह से मानसिक रूप से पीड़ित हो जाते हैं, मनोचिकित्सा के द्वारा उनका जो इलाज किया जाता है और उनको सही जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसी प्रकार आगे जो इसका महत्व है वो है पशु पक्षी पालन में सहायक। हम में से बहुत से लोग अपने घर में कुत्ते, बिल्ली, तोता, चिड़िया, इस तरह की चीज़ें पालना पसंद करते हैं, खरगोश। तो ऐसी चीज़ें पालने के लिए यदि हमने एनिमल साइकोलॉजी का अध्ययन किया है तो हम इनकी गुण और विशेषताओं से परिचित हो सकते हैं और इनको हम कुछ क्रियाओं में ट्रेंड भी कर सकते हैं। यानी हमें ये पता लग सकता है कि कब ये प्राणी भूखा है, कब ये बाहर जाना चाहता है, और इसकी जो विभिन्न एक्टिविटियां हैं उन पर हम ध्यान दे सकते हैं और इनका लालन पालन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसी प्रकार जो मनोविज्ञान है वो हमें ये कह सकते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में सहायक है। तो इस तरह से हमने अभी इसके महत्व के विषय में बात की और हमने ये जाना कि इसकी अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र क्या है। अब हम ये जानेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। अभी तो हमने ये जाना कि मनोविज्ञान क्या है, अब हम ये जानेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनुष्य के विकास का मूल साधन है। इसमें मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार परिवर्तन किया जाता है और उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं अच्छा नागरिक बनाया जाता है। मनुष्य को शिक्षित करते हुए यदि उसको मनोविज्ञान से जोड़ दिया जाता है तो मनुष्य का संपूर्ण विकास सरल एवं प्रगतिदायक हो जाता है। इसीलिए शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रयोग, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। विभिन्न शिक्षाविदों एवं मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं दी हैं, जिससे शिक्षा मनोविज्ञान को समझने में सहायता मिलती है।
कॉलसनिक के अनुसार, कॉलसनिक ने इसकी एक परिभाषा दी है जिसमें है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की खोजों और सिद्धांतों का प्रयोग है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग्स एंड द थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ये जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू कॉलसनिक। इसके बाद स्किनर ने भी एक परिभाषा दी है जो इस प्रकार है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोविज्ञान की उन खोजों का प्रयोग करता है जो मुख्य रूप से मनुष्य के अनुभव और व्यवहार से संबंधित होती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी यूटिलाइज those findings that deal especially with experiences and behavior of human beings in educational situation। इसी प्रकार TROW ने भी अपनी एक परिभाषा दी जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल सिचुएशंस। क्रो एंड क्रो CROW क्रो एंड क्रो ने भी अपनी एक परिभाषा दी है जिसमें इन्होंने कहा शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक प्राणी से संबंधित अधिगम के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। इसी तरह से स्टीफन ने भी एक परिभाषा दी है जो है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल सिचुएशंस। इसके बाद हम ये जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, यानी जो शिक्षा, जैसे अभी हमने मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है इसके बारे में जाना, अब हम ये जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है। व्हाट इज द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को हम इस प्रकार कह सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, इसके अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहारात्मक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। यह एक व्यवहारिक विधायक विज्ञान है। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। इसमें नियमों एवं सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। इसमें नियम और सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। इसमें सभी सिद्धांतों का पुष्टिकरण किया जाता है, यानी सब जो सिद्धांत दिए गए हैं वो किस प्रकार से सत्य हैं उसको इसमें उसका पुष्टिकरण किया जाता है, यानी उसको सत्य साबित किया जाता है। इसकी सभी क्रियाएं संगठित होती हैं। इसकी जो ऑल एक्टिविटीज़ हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। इसके द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। भविष्यवाणी से अर्थ है कि हम सपोज कोई बच्चा स्लो लर्नर है और हमने उसके लिए डिफरेंट जो शिक्षण की विधियां हैं जो मनोविज्ञान से रिलेटेड हैं, यानी मनोविज्ञान में शिक्षण के लिए जितनी भी विधियां दी गई हैं जिससे कि बच्चों का ध्यान जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसकी ओर आकृष्ट हो, तो उसे रुचिकर बनाने के लिए, उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो भी विधियां दी गई हैं, अगर उन विधियों से एक स्लो लर्नर बच्चे को पढ़ाया जाएगा तो उसके विषय में ये भविष्यवाणी की जा सकती है कि इसको आगे चल कर के जो इसकी प्रगति है वो कितनी बढ़ी है, इसकी प्रगति में क्या सुधार आया है।
इसी तरह से किसी का यदि हमने बुद्धि परीक्षण किया है, उसमें वो एवरेज से नीचे का है, उसका बुद्धि स्तर कम है, उसके जो हमने परीक्षण किया है उसमें उसके कम अंक आए हैं, तो उसके आधार पर हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अगर हम निरंतर इस बच्चे को अभ्यास कराते रहेंगे तो इसका जो इंटेलिजेंसी लेवल है वो बढ़ सकता है। तो इस तरह की भविष्यवाणी हम शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा किसी स्टूडेंट या किसी व्यक्ति के बारे में कर सकते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, इसका जो क्षेत्र है वो क्या है, ये किस क्षेत्र में काम करता है, इसका स्कोप क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान में प्राणी के विकास से संबंधित विभिन्न अवस्थाओं का वैज्ञानिक विधियों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। इसके अनुसार जो व्यक्ति या पशु पक्षी हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत बालकों के अधिगम से संबंधित विभिन्न पहलुओं का समावेश किया जाता है, जो कि जैसे कि बच्चे जो भी सीखते हैं उन्होंने कितना सीखा है और वो कैसे और अधिक सीख सकते हैं, उन बातों को इसमें हम जान सकते हैं। और जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह उन सब बातों को इसमें समावेश करता है जिससे कि बच्चा अधिक से अधिक सीख सके। व्हाट इज़ द थ्योरीज ऑफ लर्निंग, इस बात पर शिक्षा मनोविज्ञान बात करता है और बच्चे की जो लर्निंग कैपेसिटी है उसको विभिन्न मेथड से हम आगे बढ़ा सकते हैं। फिर इसमें इसका जो क्षेत्र है वो है मानव अभिवृद्धि एवं विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट और अभिवृद्धि एवं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नाम से जिसको जाना जाता है, मानव अभिवृद्धि एवं विकास। जैसे इसमें हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति लंबाई और भार से तो यदि उसका विकास हो रहा है, लेकिन मानसिक रूप से वह अपनी आयु से कम है, या जितने उसके एज के बच्चे जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उनसे उसकी जो क्षमता है, मानसिक क्षमता है, वो कम है। तो हम इस अभिवृद्धि और विकास में व्यक्ति के जो मानसिक क्षमता और शारीरिक क्षमता को नापते हैं। इसी तरह मानसिक योग्यताओं का अध्ययन एवं उनका मापन, जो भी मेंटल एबिलिटीज़ हैं उनका हम विभिन्न परीक्षणों के द्वारा और यंत्रों के द्वारा मापन, मेजरमेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन। मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ से मतलब है कि जो भी समाज में व्यक्ति है उसका मानसिक स्वास्थ्य, उस मानसिक रूप से वह स्वस्थ होना चाहिए, उसमें नकारात्मक विचार नहीं होने चाहिए और उसका अपने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। वह अगर कोई भी बात करता है तो उसमें सकारात्मकता होनी चाहिए, उसमें नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के बातों में बार बार नकारात्मकता आ रही है और वह ठीक से काम नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब है। यही बात टीचर और स्टूडेंट पर भी अप्लाई होती है। अगर किसी टीचर का मानसिक स्वास्थ्य खराब है तो वो अपने शिक्षण को सही ढंग से नहीं कर पाता है और उसका दुष्प्रभाव स्टूडेंट पर भी पड़ता है। ऐसे ही स्टूडेंट हैं जिनके की मानसिक स्वास्थ्य को भी हम इसमें देखते हैं। अगर उनका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो हम उसके सही होने के लिए विभिन्न साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देने की सलाह देते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य पर और एडजस्टमेंट, समायोजन, क्या बच्चा अपने क्लास में सही तरह से एडजस्ट कर रहा है, क्या वो घर में उसका एडजस्टमेंट अच्छा है। ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चा अपने घर में अपने माता पिता से भी लड़ रहा है, अपने भाई बहनों से भी लड़ रहा है, कभी चोरी करके ले जाता है, होमवर्क करने से कतराता है, पढ़ता नहीं है, विभिन्न प्रकार की कुछ भी जो
समायोजन से संबंधित बात किसी भी बच्चे में हो सकती है, तो मनोविज्ञान के द्वारा, शिक्षा मनोविज्ञान हमको यह समायोजन किस प्रकार से सही हो सकता है, किस प्रकार से जो वो बच्चा एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है, परीक्षण के द्वारा उसका पता लगाया जाता है और फिर उसको सही गाइडेंस दी जाती है। इसी प्रकार से जो विशिष्ट बालक होते हैं, एक्सेप्शनल जो चाइल्ड होते हैं, उनके विषय में भी पता लगाना और उनके व्यवहार को समझकर परीक्षण के द्वारा उन्हें आगे के जीवन के लिए तैयार करना। इसी तरह से है समूह मनोविज्ञान एवं जैसे ग्रुप साइकोलॉजी बोलते हैं, जिसे कि जब हम समूह में बात कर रहे होते हैं या समूह से हमें कोई कार्य करवाना होता है, तो हम समूह में किस प्रकार की एक्टिविटीज़ कराएं, कौन से क्रियाकलाप कराएं कि सब व्यक्ति एक समूह में संगठित होकर एक यूनिटी की भावना सब में आए, उसको लेकर के सब आगे चलकर कार्य कर सकें। तो हम उन्हें कौन सी ऐसी एजुकेशनल साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कराएं जिससे कि हम समूह में रहते हुए जो भी जिस उद्देश्य से भी हमने समूह में उनको इकट्ठा किया है, अपने उस उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार है मापन एवं मूल्यांकन। मापन और मूल्यांकन, हम किसी भी समस्या का इसमें माप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं और उसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं। जैसे इवैल्यूएशन के विभिन्न तरीके अपना करके, जैसे परीक्षा प्रणाली में बहुत सारे चेंजेस करके, बच्चे की पर्सनैलिटी टेस्ट करके, उसको विभिन्न एक्टिविटीज़ के द्वारा और विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा हम उसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं। कई समय तो ऐसा इवैल्यूएशन करते हैं कि बच्चे को ये पता नहीं चलता कि मेरी परीक्षा हो रही है, तो उस समय हम उसका इवैल्यूएशन सही से कर पाते हैं, क्योंकि परीक्षा का भय हमेशा बच्चों को रहता है। इसलिए मनोविज्ञान ये कहता है कि इवैल्यूएशन के, मूल्यांकन के तरीकों को भी बदलना चाहिए। परीक्षा जो प्रणाली है हमें उसके तरीकों को भी बदलना चाहिए, ताकि बच्चे परीक्षा से डरे नहीं और उनका स्वाभाविक विकास हो सके। इसके बाद है निर्देशन एवं परामर्श। जब भी हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात करते हैं, वहाँ पर भी शिक्षा मनोविज्ञान हमारे बहुत अधिक काम आता है। जब हाई स्कूल और हाई स्कूल के बाद इंटर के बाद बच्चों को बहुत सारे सब्जेक्ट चूज़ करने में दिक्कत आती है, या बच्चों को व्यवसाय चूज़ करने में दिक्कत आती है, तो वहाँ पर हमें जो हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं वो भी बहुत मदद करते हैं कि किस बच्चे की रुचि किस व्यवसाय में है या किस बच्चे की रुचि किस सब्जेक्ट में है। एजुकेशनल इंटरेस्ट इन्वेंट्री नाम का परीक्षण है, उसके द्वारा हम बच्चों के विषय में रुचि को जान सकते हैं। वोकेशनल इंटरेस्ट इन्वेंट्री एक परीक्षण है, उसके द्वारा हम बच्चों के व्यवसाय से संबंधित रुचि को भी जान सकते हैं। इसके बाद और उन्हें उचित निर्देशन दे सकते हैं कि वो कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें, या यदि वो व्यवसाय में जाना चाहते हैं तो वो किस व्यवसाय में अच्छा कर पाएंगे। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि शोध और इसकी विभिन्न विधियाँ। इसमें साइकोलॉजी या जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसके क्षेत्र में जो विभिन्न रिसर्च होती हैं उनको हम एजुकेशन के फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं और नई समस्याओं के प्रति रिसर्च को हम आगे प्रोत्साहित कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी की उपयोगिता, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। शिक्षा आयोजकों के लिए यह बहुत ही उपयोगी व्यवसाय है। इसके द्वारा वह विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को कर सकते हैं। पाठ्यक्रम का निर्माण किस आयु वर्ग के बच्चे के लिए कैसा होना चाहिए, शिक्षण सामग्री कौन कौन सी होनी चाहिए। शिक्षण सामग्री भी हर कैटेगरी के बच्चे को देख करके, यानी जो मानसिक रूप से बहुत अच्छे हैं, सक्षम हैं, उनके लिए कैसी शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। जो बच्चे स्लो लर्नर हैं उनके लिए किस तरह की शिक्षण सामग्री हमें
अवेलेबल करानी है। इन सब बातों का ध्यान जो शिक्षा आयोजक होते हैं, जो भी इसका आयोजन करते हैं, उनके लिए ये जानकारी बहुत आवश्यक है। इसी तरह से शिक्षा से जुड़े प्रबंधकों एवं प्रशासकों के लिए इसकी उपयोगिता, जो भी शिक्षा से संबंधित जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं, जो प्रशासक होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, उनके लिए भी जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो बहुत उपयोगी है, क्योंकि वो उसी के आधार पर अपने स्कूल में उन सब चीज़ों की व्यवस्था कर सकते हैं जो कि स्कूल के या विद्यालय के स्टाफ के व्यवहार को सही रखने और बच्चों के संपूर्ण विकास में सहायक होगी। इसी प्रकार से अभिभावकों के लिए उपयोगिता, जो अभिभावक हैं यदि उनको एजुकेशनल साइकोलॉजी का ज्ञान है तो वो अब इसके आधार पर अपने बच्चों से व्यवहार कर सकते हैं, उनकी रुचियों को समझ सकते हैं, उनकी अभिरुचियों को समझ सकते हैं और उनको अधिक से अधिक टाइम स्पेंड करके उनकी भावनाओं को समझ करके उनको सही निर्देशन दे सकते हैं। इसके बाद यह शिक्षकों के लिए भी बहुत उपयोगी है। शिक्षक इससे डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं और जो डिफरेंट मेथड हैं टीचिंग के, उनको जान करके अपनी जो शिक्षण व्यवस्था है या शिक्षण प्रणाली में चेंज ला सकते हैं, जिससे कि उनका जो भी कंटेंट है, जो भी उसका उद्देश्य है, वो पूर्ण हो सके। एक क्लास में बैठे हुए जो बहुत बच्चा इंटेलिजेंट है, जो स्लो लर्नर है, जो जनरल बच्चे हैं, वो ऐसी टेक्निक यूज़ करे कि सब बच्चे उस चीज़ को समझ सकें। उसको स्लो लर्नर को किस प्रकार से समझाना है, उसको इसकी भी टेक्निक आनी चाहिए। और जो बच्चा बहुत शार्प है, बहुत जल्दी जिसकी समझ में आ जाता है, उस बच्चे से कैसा बिहेवियर करना है, उसको कैसे टैकल करना है, ये सब बातें उसको आनी चाहिए। और इस पे जो हेल्प करता है वो करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो इसका उपयोग है वो शिक्षा की पाठ्यचर्या के निर्माण एवं चयन में सहायक है। कब, किस समय, किस तरीके की पाठ्यचर्या की हमें ज़रूरत है। पाठ्यचर्या यानी करिकुलम में वो सारी बातें आती हैं जो स्कूल के अंतर्गत कराई जाती हैं, जो पूरे स्कूल के अंतर्गत सारी एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं, वो करिकुलम है। तो यह करिकुलम की एक विशेषता होती है कि यह लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। इसको हम देश काल और परिस्थितियों के अनुसार बदल सकते हैं। फिर ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह स्वतंत्रता और अनुशासन का सही स्वरूप समझने में व्यक्ति की मदद करता है कि वास्तव में अनुशासन कैसा होना चाहिए और फ्रीडम किसे कहते हैं, बच्चों को किस प्रकार की स्वतंत्रता हमें देनी है, हम ये सब इससे समझ सकते हैं। आज हमने मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में अध्ययन किया और जो भी आपका सिलेबस है इसमें जो आगे टॉपिक हैं उसमें आपको एडोलसेंट यानी किशोरावस्था की विशेषताएं, बाल्यावस्था और मानव विकास की अवस्थाएं, इनको समझने में बहुत सहायता मिलेगी। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तब तक आप विकास की अवस्थाएं, बुद्धि परीक्षण और एडजस्टमेंट टेस्ट, इन सब को नहीं समझ सकते। जो भी आपके यहाँ आपके प्रैक्टिकल में प्रयोग एवं परीक्षण हैं, उनको भी आप बिना मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान की जब तक आप में समझ नहीं होगी, उसके बिना आप नहीं समझ सकते। आपने इससे ये समझा है कि मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान हमारे जीवन के लिए क्यों ज़रूरी है, हमारे समाज के लिए क्यों ज़रूरी है, और जब शिक्षा में इसका प्रयोग हो जाता है तो इससे हम शिक्षा में अपनी आवश्यकता अनुसार बहुत अधिक प्रगति
कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसमें नित नए टेक्निक्स आ रही हैं, नई विधियां आ रही हैं, जिससे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार कैसे सिखाया जाए, उनका व्यवहार को समझे। टीचर ये ना हो कि बच्चों को क्लास में कुछ भी पूछने से पहले उनको अपनी सख्त आवाज़ से या अपने गुस्से वाले व्यवहार से डरा दे, ताकि वो टीचर को कुछ भी पूछने में हिचकिचाएं या डरें। मनोविज्ञान ये कहता है कि आपको बच्चे को स्वतंत्र रख करके उसके साथ बात करनी है, उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना है, जिससे कि बच्चा अपनी रुचियों और अभिरुचियों से आपको परिचित करा सकता है। यदि कोई बच्चा मेंटली वीक है और उस बच्चे के आगे अगर आप पेशेंसली उसकी बात को नहीं सुनेंगे, कोई बच्चा हकलाता है, साफ नहीं बोल पाता है, होमवर्क करके नहीं लाता है, कई ऐसी समस्याएं क्लास में आती हैं, और उसमें यदि टीचर को मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है, तो इस प्रकार के बच्चे स्कूल आने से कतराएंगे, वो स्कूल आना पसंद नहीं करेंगे। और जैसे होमवर्क एक ऐसा कार्य है जिसको करने से बच्चे कतराएंगे, उसमें अगर जो हमारा शिक्षक है उसका व्यवहार सही होगा, वो बच्चों को पेशेंसली सुनेगा, और यदि किसी बच्चे को कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो उसको विभिन्न विधियों के द्वारा बताएगा, उससे छोटे छोटे क्वेश्चन पुटअप करेगा, और अपना जो विषय है, अपने विषय में जो विषय वस्तु, जो पाठ वो उस दिन पढ़ा रहा है, उसको यदि वह स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता है, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन डाल देता है और उसमें कोई एक्टिविटी भी शामिल कर लेता है, तो वो उससे क्या है कि वो बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने लगेगा। कभी कभी टीचर केवल क्लासरूम में ही बच्चों को ना रखे, बल्कि बाहर प्रांगण में भी खिलाने के लिए ले जाए, या वहीं पर उनको कोई बात समझाए, तो बच्चों का वातावरण एकदम चेंज हो करके जो स्लो लर्नर बच्चा भी है वो भी इसमें इंटरेस्ट लेने लगेगा। यानी जो साइकोलॉजी है या एजुकेशनल साइकोलॉजी है, वो इस बात पर बल देती है कि बच्चे को हमारा जो केंद्र बिंदु होना चाहिए या हमारा जो सेंटर होना चाहिए वो होना चाहिए बालक, जिसको हम पढ़ा रहे हैं। यदि हमने उसकी इच्छाओं, रुचि, रुचि, पसंद नापसंद को समझ करके उसके लिए पढ़ाई की व्यवस्था की, तो निश्चित रूप से हम अपने जो हमारा उद्देश्य है उसको पढ़ाने का, उसमें हम सक्षम हो पाते हैं। जो साइकोलॉजी है उसका बच्चे के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। आज जो मॉडर्न एजुकेशन है वो एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। जो टीचर और अभिभावक हैं उनको भी इस जो एजुकेशनल नॉलेज है साइकोलॉजी की उसको देने की बात की जाती है। शिक्षकों को भी टाइम पर उन्हें छात्रों के साथ किस तरह से बिहेवियर करना चाहिए, कैसे उसके शिक्षण के मेथड होंगे, उनकी बात करनी चाहिए। इसके लिए बार बार उनको प्रशिक्षित भी किया जाता है, ताकि वह अपने क्लासरूम में बच्चों के साथ सही व्यवहार करें और मनोवैज्ञानिक तरीके से अपने शिक्षण को बच्चों तक पहुंचाएं, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करें। इसी के साथ आज ये जो हमारा टॉपिक था ये यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।